हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 10 भारती जय विजय करे कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न जो हैं अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, अभ्यास से, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है इस प्रश्न का उसे आपको चुनना है और अपने उत्तर चुनने का कारण भी बताना है। तो प्रश्न है, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति की गई है, यानी प्रशंसा की गई है। भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है। भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है, या भारत के खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। किसमें? भारती जय विजय करे कविता में। तो हमारा ऑप्शन ग जो है वो सही रहेगा। भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। और तर्क है, कविता में भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता यानी गंगा, हिमालय, वनों के बारे में बताया गया है। समृद्धि यानी कनक शस्य यानी सोने के समान फसलों के बारे में बताया गया है। और आध्यात्मिकता यानी ओमकार का वर्णन है। इसलिए यह केवल भौगोलिक या खनिज नहीं बल्कि समग्र महानता की प्रशंसा करती है। अगला प्रश्न है, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, भाव क्या है। भारत की धन धान्य संपन्नता, भारत की नदियों का सौंदर्य, भारत के लोक जीवन की सुंदरता, या भारत की सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत की धन धान्य संपन्नता। तो ऑप्शन क जो है हमारा इस प्रश्न का सही रहेगा। और तर्क क्या है कि कनक शस्य कमल धरे में कनक क्या है? सोना। शस्य क्या है? फसल। ये भारत की उपजाऊ भूमि और समृद्धि को दर्शाता है कि ये पंक्ति जो है वो भारत की उपजाऊ भूमि और समृद्धि को दर्शाती है। इसलिए ये उत्तर हमारा सही है कि भारत की धन धान्य संपन्नता को इस पंक्ति में दर्शाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां दी गई हैं। पहली देखिए, गंगा ज्योतिर्जलकन धवल धार हार गले। फिर है, गर्जी तोरमी सागर जल धोता सुचि चरण युगल। अगली पंक्ति, भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। और फिर है, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख सतरव मुखरे। तो इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों पंक्तियों में से ऐसी कौन सी पंक्ति है जो समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली है? तो सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन घ, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। और तर्क क्या है कि इन पंक्तियों में बताया गया है कि चारों दिशाएं भारत की महिमा का गुणगान कर रही हैं। इससे पूरे विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष होता है। फिर अगला प्रश्न है, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? कि इस कविता की जो भाषा है और जो शैली है उसमें क्या विशेषता है? कि वो सरल बोलचाल की भाषा है, संस्कृतनिष्ठ और समास युक्त है, सरस और हास्य व्यंग्यपूर्ण है, या संवादात्मक और विश्लेषणात्मक है। तो सही उत्तर है हमारा कि इस कविता की जो भाषा और शैली है वो संस्कृतनिष्ठ और समास युक्त है, यानी कि ऑप्शन ख, ठीक है। और तर्क क्या है कि कविता में शब्द जैसे, कि कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जैसे कनक शस्य, गर्जित तोरमी, शतमुख, शतरव।
ये सभी क्या है, संस्कृतनिष्ठ और समास युक्त शब्द हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का ये उत्तर जो है वो सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत के वस्त्रों में तरु तृण वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं? पर्यावरणीय और सांस्कृतिक, राष्ट्रीयता और देश प्रेम, ऐतिहासिक और भौगोलिक, या सामाजिक और राजनीतिक? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है राष्ट्रीयता और देश प्रेम, यानी कि ऑप्शन ख। और तर्क क्या है कि पेड़ पौधों को वस्त्र और गंगा को हार बताकर कवि भारत माता का सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं। इससे हमारे मन में देश के प्रति प्रेम और सम्मान यानी राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागती है। अगला प्रश्न है अर्थ और भाव से संबंधित। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां दी गई हैं, लंका पदतल शतदल, गर्जी तोरमी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल। तो अर्थ क्या है इन पंक्तियों का? लंका भारत माता के चरणों के नीचे स्थित है, मानो वह एक सुंदर कमल यानी शतदल की तरह उनके पैरों के पास है। समुद्र की गरजती हुई लहरें उनके पवित्र चरणों को धोती हैं। और भाव क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने भारत माता की महानता और श्रेष्ठता को दिखाया है। लंका का चरणों के नीचे होना भारत की ऊंची स्थिति और गौरव को दर्शाता है, और समुद्र का चरण होना वो क्या दर्शाता है कि प्रकृति भी भारत माता की सेवा करती है। इससे भारत की गरिमा, शक्ति और पूजनीयता प्रकट होती है। अगली पंक्तियां हैं, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शत्रव मुखरे। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भारत माता के प्राणों में ओम यानी ओमकार की पवित्र ध्वनि बसी हुई है। चारों दिशाएं उदार होकर गूंज रही हैं। अनेक मुखों से उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। और भाव क्या है? इन पंक्तियों में भारत की आध्यात्मिकता और विश्वव्यापी महिमा का वर्णन है। ओमकार भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति है, और दिशाओं का गूंजना पूरे संसार में भारत की प्रसिद्धि को दर्शाता है। इससे यह संदेश मिलता है कि भारत आध्यात्मिक रूप से महान है और उसकी महिमा चारों ओर फैली हुई है। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो उत्तर है, कविता में कवि की गहरी देशभक्ति, गर्व और श्रद्धा की भावना जो है वो व्यक्त होती है। वे भारत माता को महान, पवित्र और सुंदर मानते हैं तथा उसकी प्रकृति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का गुणगान करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? तो उत्तर है, कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत सुंदर उपमाओं से चित्रित किया है। जैसे पेड़ पौधों को वस्त्र या वसन बताया है, गंगा को गले का हार और हिमालय को मुकुट कहा है। इससे भारत माता का एक सजीव और सुंदर रूप सामने आता है। और प्रकृति का संरक्षण भी देश प्रेम है, क्योंकि प्रकृति हमारे देश की पहचान और संपत्ति है। ठीक है, यदि हम जंगल, नदियां, पहाड़ बचाएंगे तो देश भी सुरक्षित और सुंदर रहेगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी सच्चा देश प्रेम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? यह पंक्ति भारत की उपजाऊ भूमि, शस्य यानी फसल, समृद्धि कनक यानी सोना, सुंदरता यानी कमल, इन तीनों गुणों को दर्शाती है कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो भारत है, देश है, उसकी भूमि जो है वो उपजाऊ है, जिसमें सोने जैसी फसल उगती है, और कमल के समान उसकी सुंदरता है। अर्थात भारत भूमि धन धान्य से भरपूर,
सुंदर और समृद्ध है। अगला प्रश्न है, मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? तो उत्तर है, हिमालय को भारत का मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि वह देश के उत्तर में ऊंचाई पर स्थित है। जैसे सिर पर मुकुट होता है, उसकी सफ़ेद बर्फ यानी शुभ्र तुषार उसे सुंदर और भव्य बनाती है। वह देश की रक्षा करता है और अनेक नदियों का स्रोत है। इसलिए हिमालय भारत की शान, सुरक्षा और गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विधा से संवाद कविता का सौंदर्य। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता में से उन विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो हमें विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर हमें कविता की पंक्तियां लिखनी हैं। तो विशेषता हमें कौन सी दी गई है कि प्रकृति का मानवीकरण। तो वो किस पंक्ति से पता चलता है? तो पंक्ति है, गर्जी तोरमी सागर जल, धोता सूची चरण युगल। ठीक है, तो ये होगी पंक्ति। और स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ समुद्र यानी सागर को मनुष्य की तरह दिखाया गया है जो भारत माता के चरण धो रहा है। ठीक है, फिर अगली विशेषता है अलंकारिक प्रयोग की। ठीक है, अलंकारिक प्रयोग, तो वो किस पंक्ति से पता चलता है? वो है, गंगा ज्योतिर्जलकण धवल धार हार गले। और स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि यहाँ रूपक अलंकार है जहां गंगा की धारा को हार यानी माला के रूप में बताया गया है। ठीक है, फिर अगली विशेषता है समस्त पद सामासिक पद का प्रयोग। तो वो किस पंक्ति में है? कनक शस्य कमल धरे, शतमुख शतरव मुखरे। ठीक है, और स्पष्टीकरण है कि इनमें कई शब्द मिलकर एक शब्द बने हैं जो समास का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगली विशेषता है संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग। तो वो किस पंक्ति में किया गया है? प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार। और स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि इन पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द प्रणव, ओंकार, ध्वनित और उदार संस्कृत से लिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है विषयों से संवाद। स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे? तो उत्तर है, यदि आज भारत को प्रस्तुत करना हो तो मैं उसे विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र, युवा शक्ति और सांस्कृतिक विविधता के रूप में दिखाऊंगा। आज भारत अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक और शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म और परंपराएं होते हुए भी एकता बनी हुई है। इस प्रकार आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों का समन्वय ही नए भारत की पहचान है। फिर अगला प्रश्न है शतमुख शतरव मुखरे। पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं? तो उत्तर है, शतमुख शतरव मुखरे का अर्थ है अनेक स्वर एक साथ गूंजना। तो यह पंक्ति भारत की विविधता को दर्शाती है। भारत में अलग अलग राज्यों के त्योहार, वेशभूषा और रीति रिवाज हैं, फिर भी सभी लोग मिलकर रहते हैं। कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग राज्यों के त्योहार जो हैं मनाए जाते हैं। सबकी वेशभूषा, पहनावा भी अलग है, रीति रिवाज भी सबका अलग है, फिर भी सभी लोग जो हैं मिलकर रहते हैं। यह विविधता ही हमारी ताकत है। जब सब मिलकर देश की प्रगति में योगदान देते हैं तब एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जो है वो साकार होती है। अगला प्रश्न, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। तो उत्तर है, भारत की शक्ति उसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा में निहित है।
प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन देती है, जैसे नदियाँ, वन और पर्वत। संस्कृति हमें संस्कार, एकता और पहचान प्रदान करती है। और ज्ञान परंपरा, वेद, योग, आयुर्वेद, विज्ञान हमें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। यदि हम इन तीनों का संरक्षण और विकास करें तो भारत और अधिक सुदृढ़ और विकसित राष्ट्र जो है बन सकता है। यानी सही मायनों में भारत की शक्ति उसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा में निहित है। अगला प्रश्न है, कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो उत्तर है, कविता में गंगा को स्वच्छ हार और हिमालय को मुकुट कहा गया है, पर आज ये दोनों ही संकट में हैं। नदियाँ जैसे गंगा नदी प्रदूषण, कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित हो रही है। यानी लोग जो हैं नदियों को गंदा कर रहे हैं, उसमें अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, ठीक है, जिससे नदी का जो जल है वो दूषित हो जाता है। और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे प्रकृति का संतुलन और सुंदरता दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, विविध रंग भारत के, यानी अलग अलग रंग। आप अपने कक्षा समूह में मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर, चार्ट, कोलाज तैयार कीजिए और इसे अपनी कक्षा में दिखाइए। आप भारत के विभिन्न राज्यों पर केंद्रित पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर, चार्ट, कोलाज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको या तो चार्ट या पोस्टर या कोलाज तैयार करना है, या पावर पॉइंट प्रस्तुति भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको पोस्टर तैयार करना है तो ऊपर आप बड़ा शीर्षक लिखें, विविध रंग भारत के। ठीक है, तो टॉपिक तो आपका यही रहेगा, चाहे आप चार्ट बनाएं चाहे कोलाज बनाएं। ठीक है, बीच में भारत का नक्शा बनाएं या चिपकाएं। चारों तरफ अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जैसे भोजन, नृत्य, पहनावा, त्योहार लगाएं। ठीक है, हर चित्र के साथ एक दो शब्द लिखें जैसे गरबा, बिरयानी, कथक, और पोस्टर को रंगीन और साफ सुथरा सजाएं। और अगर आप पावर पॉइंट प्रस्तुति देना चाहते हैं तो इसी तरह से पहली स्लाइड में शीर्षक लिखें, दूसरी स्लाइड में भारत का मानचित्र दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर, चार्ट या कोलाज तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सृजन। मान लीजिए आपको भारत को एक मनुष्य के रूप में कल्पित करते हुए सुसज्जित करने का अवसर मिले, कि आपको भारत को मनुष्य के रूप में, कि जैसे मनुष्य को तैयार करते हैं ना, मनुष्य को सजाते हैं, उसी तरह आपको भारत को सजाने का अवसर मिले, तो आप अपने राज्य के किन सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, चिन्हों, पुष्पों आदि का प्रयोग कर उसकी साज सज्जा करेंगे। ठीक है, तो उत्तर है, यदि मुझे भारत को एक मनुष्य के रूप में सजाने का अवसर मिले तो मैं अपने राज्य की सांस्कृतिक विशेषताओं का उपयोग करूंगा। मैं उसे पारंपरिक वेशभूषा जैसे कुर्ता पजामा या साड़ी पहनाऊंगा। आभूषणों में चूड़ी, बिंदियां और हार का प्रयोग करूंगा। सिर पर पगड़ी या मुकुट सजाऊंगा। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और कमल का फूल दूंगा, जो पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। इस प्रकार भारत एक सुंदर, सांस्कृतिक और विविधता से भरा व्यक्तित्व लगेगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत पर आधारित एक डाक टिकट, पोस्टर या पुस्तक के लिए आवरण पृष्ठ बनाइए और बताइए कि आप उसमें किन किन प्रतीकों को सम्मिलित करेंगे और क्यों। तो उत्तर है,
मैं भारत पर आधारित पोस्टर या डाक टिकट में कई महत्वपूर्ण प्रतीकों को शामिल करूंगा। इसमें ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थल दिखाऊंगा। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज, मोर राष्ट्रीय पक्षी, कमल राष्ट्रीय पुष्प और विविध वेशभूषा वाले लोग भी बनाऊंगा। इन प्रतीकों से भारत की संस्कृति, एकता और विविधता प्रदर्शित होगी। और इसी तरह से अगर आप पुस्तक के लिए आवरण पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है, जैसे अपनी पुस्तक का जो बाहर का कवर होता है उस पे आप इन सब प्रतीकों को सम्मिलित कर सकते हैं। आगे है नदी की यात्रा। गंगा नदी की अपने उद्गम स्रोत से लेकर कि जहाँ से वो निकलती है बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक, और जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर वो लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, वहाँ तक की पूरी यात्रा के बीच में आने वाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक रोचक यात्रा वृतांत लिखिए। संकेत दिया गया है कि पर्वतीय सौंदर्य से लेकर गंगा सागर तक की संस्कृति इत्यादि। ठीक है, तो गंगा नदी की यात्रा, उसका यात्रा वृतांत इस प्रकार लिखेंगे। मेरी यात्रा गंगोत्री से शुरू हुई। ठीक है, आप बता रहे हैं कि मेरी यात्रा गंगोत्री से शुरू हुई, जहां से गंगा का उद्गम होता है। तो गंगा का उद्गम कहाँ होता है? गंगा नदी का गंगोत्री से, यानी वहां से वो निकलती है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शुद्ध वातावरण मन को शांति देते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचा, जहां गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। फिर गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से फिर वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और वाराणसी में इसकी धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। और वाराणसी तक पहुंचते हुए इसकी जो धार्मिक महत्व है इस नदी का वो और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ घाटों की संस्कृति और लोगों की आस्था देखने योग्य है। आगे बढ़ते हुए गंगा पटना और कोलकाता से होकर बहती है, जहाँ भाषा, भोजन और जीवन शैली में विविधता दिखाई देती है। अंत में गंगा गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इस पूरी यात्रा में मैंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों की आस्था को करीब से महसूस किया। अगला प्रश्न है भाषा से संवाद, व्याकरण की बात। बहुभाषी देश हमारा। बहुभाषी यानी जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। भारत की एक विशेषता उसकी बहुभाषिकता है। यदि आपको एक सचेत नागरिक के रूप में भारत से अपनी मातृभाषा में संवाद का अवसर मिले तो आप किन विषयों पर और क्या क्या संवाद करना चाहेंगे? इन संवादों को अपनी मातृभाषा और हिंदी में लिखिए। संकेत है समाज, पर्यावरण, संस्कृति आदि। ठीक है, तो उत्तर है तो आपकी मातृभाषा में संवाद। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया है सरल हिंदी यानी अपनी बोली के रूप में। तो समाज के बारे में क्या लिखेंगे? मैं कहूँगा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पर्यावरण के बारे में मैं कहूँगा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्रदूषण कम करो ताकि हमारा देश साफ और हरा भरा बने। संस्कृति के बारे में मैं कहूँगा अपनी परंपराओं, त्योहारों और भाषाओं का सम्मान करो, यही हमारी पहचान है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी भाषा में, आपकी बोली में यानी सरल हिंदी में। ठीक है, और हिंदी में संवाद करना हो तो समाज पर मैं भारत से कहूँगा हमें एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए तथा सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। पर्यावरण पर मैं कहूँगा हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जल व वायु को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। संस्कृति पर मैं कहूँगा भारत की विविध संस्कृति हमारी शक्ति है, इसलिए हमें अपनी परंपराओं और भाषाओं को संजोकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है मातृभाषा और भाव। स्तव कर बहु अर्थ भरे। उपयुक्त पंक्ति में भारत की प्रशंसा विविध अर्थों में की गई है।
आप भी अपनी मातृभाषा में भारत की स्तुति के लिए यानी भारत की प्रशंसा के लिए एक कविता की रचना कीजिए और उसका भावार्थ हिंदी में भी लिखिए। ठीक है, तो आपको पहले तो अपनी मातृभाषा यानी जैसे मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में कविता लिखेंगे हम। ठीक है, मिट्टी की खुशबू में बसी पहचान मेरी, गंगा की धारा सी पावन है शान मेरी, रंगों का संगम संस्कृतियों का मेल, भारत मेरा घर ये प्रेम का खेल, वीरों की गाथाएं हर दिल में बसती, ज्ञान की ज्योति यहाँ सदियों से हंसती, विविधता में एकता का सुंदर विचार, भारत है जग में सबसे अनुपम उपहार। ठीक है, तो इस तरह से आपको कविता लिखनी है और इसका भावार्थ भी लिखना है। इस कविता में भारत की महानता का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि भारत की पहचान उसकी मिट्टी, नदियों और विविध संस्कृतियों में बसती है। यहाँ अनेक रंग, परंपराएं और भाषाएं होते हुए भी एकता बनी रहती है। यह वीरों की भूमि है जहाँ ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश सदियों से फैला हुआ है। भारत को दुनिया का एक अनमोल उपहार बताया गया है जो प्रेम, एकता और गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है समास, मस्त पद एवं विग्रह। कनक शस्य कमल धरे। उपयुक्त पंक्ति में कनक शस्य का अर्थ है कनक के समान शस्य यानी सोने जैसी फसलें, और कमल धरे का अर्थ है हे कमल को धारण करने वाली। ये शब्द समास शब्द कहलाते हैं। कनक शस्य और कमल धरा समस्त पद सामासिक पद हैं। कमल धरे संबोधन शब्द है। ठीक है, तो कनक शस्य और कनक धरा क्या, कमल धरा क्या है, वो है समस्त पद है या सामासिक पद आप कह सकते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। समास रचना में प्राय दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं और समास रचना से बने शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यदि समास रचना से बने शब्द समस्त पद के अंग अलग अलग करने हों तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और अगर समस्त पद के अंग को अलग अलग करना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, समास विग्रह। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द है नील कंठ। ठीक है, तो ये क्या है, समस्त पद है, समस्त पद है ये नीलकंठ। ठीक है, और अगर हमें इसका विग्रह करना हो तब क्या लिखेंगे हम, नील जमा कंठ। ठीक है, नील अलग शब्द हो गया, कंठ अलग शब्द हो गया। ठीक है, तो ये हो गया समास विग्रह और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा समस्त पद नीलकंठ। ठीक है, आपने क्या लिखूं निबंध के अभ्यास में समास और सामासिक पदों के बारे में विस्तार से जाना है। आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 क्या लिखूं, जिसे हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें समास के बारे में और सामासिक पदों के बारे में अच्छे से बताया गया है और आपको करवाया भी गया है। ठीक है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पाठ 2 क्या लिखूं वीडियो को भी जरूर देख लें। कविता में से चुनकर कुछ सामासिक पद यानी शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके समास विग्रह अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो हमें कविता में से ही शब्द दिए गए हैं, शतदल, ज्योतिर्जल, शतमुख, सागर जल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका समास विग्रह करना है। तो इस तरह से आप इसका समास विग्रह करेंगे। शतदल, इसका विग्रह करेंगे तो शत जमा दल। शत का अर्थ होता है 100 और दल यानी पंखुड़ी, और अर्थ क्या हो गया, 100 पंखुड़ियों वाला यानी कमल।
ठीक है, या आप कह सकते हैं 100 दलों का समूह। ठीक है, ये हो गया इसका समास विग्रह, और ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, फिर है ज्योतिर्जल। ज्योतिर्जल, ज्योति जमा जल। ठीक है, ज्योति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, और अर्थ क्या हो गया इसका? प्रकाश से युक्त जल या चमकता हुआ जल। ठीक है, और या आप ये भी लिख सकते हैं ज्योति का जल। ठीक है, और ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला शब्द है शतमुख। तो इसका विग्रह जैसे शत जमा मुख। शत का अर्थ होता है 100, और अर्थ क्या हो गया इसका? 100 मुख वाला, या आप कह सकते हैं 100 मुख हैं जिसके। ठीक है, तो ये दोनों पद मिलकर जो हैं किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास। और यदि इसे अगर हम दूसरी ओर संख्यावाची समझें, शतमुख यानी 100 मुखों का समाहार। ठीक है, तो ये होगा द्विगु समास। ठीक है, 100 मुखों का समाहार, तो ये होगा द्विगु समास। ठीक है, वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप इसका विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से विग्रह करते हैं कि 100 मुख हैं जिसके, तो होगा बहुव्रीहि समास, और अगर आप इस तरह से विग्रह करते हैं 100 मुखों का समाहार या समूह, तो होगा द्विगु समास। ठीक है, अगला देखिए सागर जल। तो विग्रह होगा सागर जमा जल, अर्थ क्या है? सागर का जल, और ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास। आपको केवल यहाँ पर विग्रह करने के लिए ही कहा गया है, ये तो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि ये कौन से समास का जो है उदाहरण है। ठीक है, और आपको पता ही है जहाँ पर का लोप हो जाता है यानी कारक का, तो वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जब का को हटा दिया जाता है तो क्या बनता है? सागर जल, तो ये है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अलंकार, समझ और प्रयोग। शतमुख शतरव मुखरे। उपर्युक्त पंक्ति के शतमुख और शतरव में श वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए, शतमुख में भी श वर्ण है और शतरव में भी श वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर श वर्ण की जो पुनरावृत्ति है, दोहराई है, वो हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। उपर्युक्त पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। वास्तव में हिमालय मुकुट नहीं है, लेकिन कवि ने कल्पना के बल पर उसे मुकुट का रूप दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा कि उपर्युक्त पंक्ति में हिमालय को क्या कहा गया है? भारत का मुकुट कहा गया है, कि हिमालय क्या है? वो भारत का मुकुट है, जबकि वास्तव में हिमालय मुकुट नहीं है, लेकिन कवि ने अपनी कल्पना के बल पर उसे मुकुट का रूप दे दिया है। इससे भारत की छवि भव्य और दिव्य बन जाती है। तो यहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, तो जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित किया गया हो, दोनों को एक ही मान लिया जाए, उपमेय और उपमान को, दोनों के बीच कोई भी अंतर ना रखा जाए, तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रैदास के पद पाठ में आपने अलंकार के विषय में विस्तार से जाना समझा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपकी इसी पाठ्य पुस्तक में आपका जो पाठ है
रैदास के पद, ठीक है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने रूपक अलंकार के बारे में भी विस्तार से पढ़ा व समझा है। तो अगर आप रूपक अलंकार के बारे में विस्तार से जानना व समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब कविता में जहाँ जहाँ अनुप्रास अलंकार आया है उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति यानी दोहराई होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो पंक्तियाँ दी गई हैं, शतमुख शत्र मुखरे, ठीक है, ये तो आपको दी गई है कि यहाँ श वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। एक पंक्ति हमने लिखी है कणक शस्य कमल धरे, और यहाँ क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। कणक में क वर्ण की और कमल धरे में भी क वर्ण की, ठीक है। तो इसमें क वर्ण की पुनरावृत्ति यानी दोहराई हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। या आप एक और पंक्ति ले सकते हैं, धवल धार हार गले, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए धवल धार में ध वर्ण की पुनरावृत्ति यानी दोहराई हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कविता की उन पंक्तियों को खोजिए जहाँ रूपक अलंकार है, साथ ही यह भी बताइए कि कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य या वस्तु को भारत का रूप मानकर चित्रित किया है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय को सीधे उपमान बना दिया जाए, जिसमें अभेद यानी कोई भी भेद ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो एक पंक्ति तो हमें दी गई है उदाहरण में कि मुकुट शुभ्र हिम तुषार, यहाँ हिमालय को भारत का मुकुट माना गया है। अगली पंक्ति देखिए, तरु तृण वन लता वसन, तो यहाँ पेड़ पौधों और लताओं को भारत माता के वस्त्र माना गया है, ठीक है। तो हिमालय को भारत का मुकुट मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है, और वन पेड़ पौधों को भारत के वस्त्र मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है गतिविधियां। मिलकर लें शपथ, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन। वन लता पुष्प आदि भारत के अमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में सूचना एकत्रित कीजिए और वन संरक्षण के लिए बनाए नियमों पर विचार कीजिए। तो भारत में जंगलों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस कानून के तहत जंगलों की जमीन को किसी अन्य काम में बदलने पर रोक लगाई गई है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम पर्यावरण यानी जल, वायु, वन आदि की रक्षा के लिए बनाया गया है। तीसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस कानून से जानवरों, पक्षियों और उनके रहने के स्थान यानी जंगल की सुरक्षा होती है। और इन अधिनियमों पर, ये भी जो भी नियम बनाए गए हैं, इन पर हमारा क्या विचार होना चाहिए? वन संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों पर विचार, कि पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण होना चाहिए। हर कटे पेड़ के बदले, कि जो भी पेड़ काटा गया है उसके बदले नए पेड़ लगाए जाएं। जंगलों में आग लगने से बचाव के उपाय किए जाएं। लोगों को जागरूक किया जाए कि वे वनों का महत्व समझें। अवैध शिकार और जंगलों के नुकसान पर सख्त सजा हो, कि जो जानवरों का शिकार करते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें सजा दी जाए। अगला प्रश्न है भाषा संगम। कणक शस्य कमल धरे, कविता में आए शस्य शब्द का अर्थ उपज भी होता है। नीचे उपज शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है, ठीक है। तो शस्य का अर्थ फसल भी है और उपज भी होता है, ठीक है। तो उपज को क्या क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं फसल, जो उपजा हो, पैदावार, ठीक है। संस्कृत में शस्यमय। उसी तरह से बाकी भाषाओं में उपज को क्या क्या कहा जाता है, वो सभी नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इनके अतिरिक्त यदि आप शस्य शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। ठीक है, तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉप या यील्ड, और भोजपुरी में कहते हैं फसल या उपज। उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। ठीक है, तो आपको जो ये ऊपर वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को आपको अपनी मातृभाषा में भी लिखना है। कणक शस्य कमल धरे। तो सरल हिंदी यानी बोलचाल में हम क्या लिखेंगे इसे, हे सोने जैसी फसलों और कमल को धारण करने वाली। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न हो चुके हैं। आगे एक प्रश्न है झरोके से। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भांति मैथिली शरण गुप्त ने भी भारत का मनोरम और ओजस्वी गुणगान किया है। आइए नीचे उनकी चर्चित कविता जय जय भारत माता का एक अंश पढ़ते हैं। जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, तेरा बाहर भीगर जैसा रहा प्यार ही पाता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वह हमें हरा। 100 स्रोतों से फूट फूट कर पानी टूटा आता। जय जय भारत माता। ठीक है, तो ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो आपको इस कविता को पुस्तकालय से ढूंढकर पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है प्रश्न। आपको इस कविता को ढूंढकर पुस्तकालय से, चाहे इंटरनेट की मदद से आप इसे ढूंढकर पढ़ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है खोजबीन। देश प्रेम से संबंधित अन्य कविताएं पुस्तकालय, इंटरनेट से खोजकर पढ़िए और किसी एक कविता का कक्षा में वाचन भी कीजिए। ठीक है, तो ये जो कविता हमने पढ़ी है भारती जय विजय करे, तो ये देश प्रेम से संबंधित थी। ठीक है, तो आपको अन्य कविताएं जो हैं जो देश प्रेम से संबंधित हैं वो आप चाहे तो पुस्तकालय से या इंटरनेट से खोजकर पढ़िए और उनमें से किसी एक कविता का वाचन जो है वो अपनी कक्षा में कीजिए, यानी उस कविता को अपनी कक्षा में सुनाइए। फिर इस कविता की तरह ही संस्कृत निशब्दावली से युक्त निराला की एक अन्य कविता, निराला जी की ही एक अन्य कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे। पुस्तकालय, इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। तो ये कविता भी निराला जी की बहुत ही सुंदर रचना है जिसमें वे देशवासियों में चेतना और प्रगति लाने के लिए माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी वरदान मांग रहे हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 10 भारती जय विजय करे के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।